राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु, जिसे अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया जा रहा है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिल गई है। अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला जाता रहा है। भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। इसके बाद अगली नीति राजीव गांधी सरकार ने 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनाई, जिसमें नरसिंहा राव सरकार ने 1992 में कुछ बदलाव किए थे। वर्तमान में भारत में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी, जो कि बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन दिखाई दे रही थी। यही कारण है कि वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार कर जनता से सलाह मांगी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 यानी 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP का 6% हिस्सा बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अभी 4.43% है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। आइए अब जानते हैं कि 5+3+3+4 आखिर है क्या। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में जो बड़े बदलाव किए गए हैं, उसमें 10+2 का फॉर्मेट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से चलेगा। अर्थात अब स्कूली शिक्षा को 3 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए विभाजित किया गया है। इसमें प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। सरकार के मुताबिक इसका मकसद अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जो बच्चे के मानसिक विकास के लिए जरूरी भी है। नई प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। आइए अब जानते हैं विस्तार से नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं को। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे कक्षा 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। साल 2030 तक स्कूल की शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अब स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख
यानी समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण करने के लिए एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव यानी संख्यात्मक ज्ञान की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए आवश्यकता मानते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। एनसीईआरटी 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच कोई खास अंतर नहीं किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूहों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए एनसीईआरटी शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक, जो मानव संसाधन मंत्रालय में हैं, वे देश के पहले शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। जीडीपी का 6% शिक्षा में लगने का लक्ष्य है, जो अभी 4.43% है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6वीं कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी HICI का गठन किया जाएगा। HICI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। विनियम के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद यानी GEC, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद यानी HEGC और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी NSC। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचने का लक्ष्य है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार GER 26.3% है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ना है तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल डिग्री का प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वे 3 साल ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। उन्हें MPhil की ज़रूरत नहीं होगी।
शोध करने के लिए पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। NRF का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। NRF स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता लानी होगी। SSC, ST, OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF बनाया जाएगा। जैसा कि हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव न हो, तब गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारी सुनिश्चित की जा सके। स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को शिक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए MHRD में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें और जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृतिक भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा के लिए प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों के योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। विदेशों में भारतीय संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने के साथ साथ दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। निजी स्कूल अपनी फीस निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे मनमाने तरीके से स्कूल की फीस में वृद्धि नहीं करेंगे। राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक 3 साल की अवधि के लिए इसका निर्धारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नई शीर्ष निकाय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी, जो सतत आधार पर शिक्षा के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और शिक्षा के उपयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा। स्कूली शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण यानी SSRA और उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के मसौदे में शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी RTI के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास किया गया है। साथ ही स्नातक पाठ्यक्रमों को भी संशोधित किया गया है। नई शिक्षा नीति धारा 12 के खंड 1C में निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए अनिवार्य 25% आरक्षण का दुरुपयोग किए जाने की समीक्षा भी करती है। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी HECL का गठन किया जाएगा, अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। उच्च शिक्षा में
3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। नई शिक्षा नीति के तहत लड़कियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए लिंग समावेशन निधि का गठन किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। हालांकि सरकार इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है, लेकिन शिक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस नीति में तय किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आते, क्योंकि जब NSSO के सर्वे में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की वजहों की पड़ताल की गई, तब उसके मुताबिक कम उम्र में शादी, स्कूल दूर होना और घर के कामकाज में लगना स्कूल छोड़ने की बड़ी वजह है लड़कियों की। ऐसे में सरकार को उन समस्याओं को हल करना होगा जो कि लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करती हैं। अगर ये बदलाव वाकई अमल में आता है तो निश्चित ही ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगी नीति, और ये नई शिक्षा नीति भारत के सुनहरे भविष्य की ओर एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। लेकिन बिना योग्य शिक्षकों के इस शिक्षा नीति की सफलता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है, क्योंकि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में सरकारी स्कूलों में अयोग्य शिक्षक ही सबसे बड़ी खामी है। नई शिक्षा नीति को भी इसका एहसास है, इसलिए उसमें शिक्षकों की योग्यता बढ़ाना और उन्हें इस काबिल बनाना ताकि उन्हें हमारे समाज में एक बार फिर सम्मान और गौरवपूर्ण स्थान मिले, इसके लिए भी अनेक उपाय किए गए हैं। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया कि शिक्षक का अधिकांश समय अपने छात्रों के साथ ही व्यतीत हो और उनसे गैर शिक्षण कार्यक्रम में काम न लिया जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कदम भी उठाए हैं। अपने अपने क्षेत्र में रिटायर्ड प्रोफेशनल्स जो देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन्हें स्वयं सेवक के तौर पर शिक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इससे पहले भी सरकार निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को बिना UPSC के सेवा में ले चुकी है। ऐसे छोटे छोटे किंतु ठोस कदमों से जाहिर है कि सरकार जानती है कि जब ध्येय बड़ा हो और देश की तरक्की की जड़ों को भ्रष्टाचार की दीमक ने खोखला कर दिया हो, तो लक्ष्य हासिल करने के लिए लीक से हटकर उपाय करने होंगे, जो वो कर भी रही है। अब बारी देश की है, वो भी नई शिक्षा नीति द्वारा जो कठिन लक्ष्य देश के सामने रखा गया है, उसे हासिल करने में एक अभिभावक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, शिक्षा विभाग के अधिकारी के रूप में, या फिर इस देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना योगदान देकर इस नई शिक्षा नीति को सफल बनाने में ईमानदारी से पूरी कोशिश करें। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही खास बात कही है, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को सभी अस्तित्व के साथ सामंजस्य बैठाती है। वहीं हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, भविष्य में रचनात्मक सफलता की कुंजी है शिक्षा, और प्राथमिक शिक्षा वह है जहां शिक्षक उस स्तर पर बच्चों में रचनात्मकता ला सकते हैं। अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल बहुत मीठा होता है, और चाणक्य का कहना है कि शिक्षा सबसे अच्छे मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मानित किया जाता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को भी हरा देती है। शिक्षा के प्रति महान बुद्धिजीवियों के विचारों के साथ ही नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।